लोग ओशो को एक अनोखी समझ और अनोखी दृष्टि से देखने वाला इंसान मानते हैं। ओशो का कहना है, जिंदगी के पहले 7 साल अगले 70 साल तय कर देते हैं। अजीब संयोग है, मैं अपने माता पिता से बचा रहा। मैं जान गया कि मेरे पास उड़ने के लिए पंख हैं, उड़ने के लिए किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं। यह सारा आसमान ही मेरा है। ओशो का जन्म छोटे से गांव में हुआ। कुचवाड़ा, मध्य प्रदेश, भारत में है। वह गांव काफ़ी खूबसूरत था। वहाँ झोंपड़ियाँ, जिसके चारों ओर लंबे लंबे दरख्त और किनारे में ही एक तालाब था। गांव में कोई न स्कूल न कोई सड़क दिखाई पड़ती थी। यह मेरा सौभाग्य था। उस समय पर बाल विवाह की प्रक्रिया थी। उनके पिता 10 वर्ष के थे जब उनका विवाह उनकी 7 साल की माता से हुआ। पिता को शादी में सिर्फ घोड़ी पर चढ़ने और राजाओं जैसे कपड़े पहनने का मालूम था। शादी ऐसे तय करते थे, अगर 2 मित्रों में एक के बेटा हुआ और दूसरे की बेटी माँ के पेट में है तो हाथ मिलाकर शादी पक्की हो जाती थी। जब ओशो काफ़ी छोटे थे, उनके नाना नानी अकेले रहा करते, तो उन्होंने रजनीश ओशो को अपने पास बुलाया। वहाँ पहले ओशो काफ़ी अकेले, उनके साथ नाना नानी और एक नौकर था। गांव के सभी लोग गंदे थे, जैसे भिखारी, और उनके नाना नानी एक रईस। उनका पूरे जीवन में कोई मित्र नहीं रहा। किसी के साथ ना खेलते, बस मौन में रहते। इसे वह अपना अच्छा भाग्य मानते थे। उनका अपने नाना नानी से बड़ा प्यार था, खास करके नानी से। उनके नाना और नानी बड़े हैरान, यह बच्चा तो अपने अकेलेपन में आनंदित रहता है। इसकी किसी तरह की कोई इच्छा नहीं, न किसी से मिलने की, न किसी से बात करने की। जब कोई कुछ पूछे, बस हाँ या ना में जवाब दे देते। पहले 7 वर्ष ना वो कोई स्कूल में पढ़े, न किसी ने उन्हें पढ़ाया। यह अच्छा था। एक बार नाना ने बोला, भला एक अध्यापक को तो इसके लिए रख लें। गांव में तो कोई स्कूल नहीं, इसे क ख तो आए, थोड़ा गणित तो आए। इसकी माता पिता कहेंगे, 7 में भी अभी तक इसको कोई शिक्षा नहीं मिली। तो नानी के जवाब दिया उन्होंने, इसे करने दो जो वह कर रहा है, हम इसमें बाधा नहीं बनाएंगे। आप गणित जानते हो, वर्णमाला जानते हो, फिर भी थोड़ा पैसा ही बनाते हो। क्या आप भी इसे अपने जैसा बनाओगे? वो बस तालाब के पास बैठे आकाश और खूबसूरत पेड़ों को देखते रहते। ओशो ने पहली बार 5 वर्ष की उम्र में एक नंगे जैन साधु को देखा, जिसे नाना ने घर पर बुलाया था। वह उन्हें देख अपनी हंसी न रोक पाए। नाना ने उसी समय उसे बोला, चुप रहो, यह आंतरिक रहस्य बताने आए हैं। वो नाना जी के बहुत बड़े गुरु थे। तो ओशो ने अपनी हंसी में कहा, यह आंतरिक नहीं, बाहरी रहस्य बता रहे हैं। वह नंगे क्यों हैं? तो नाना ने भी हंसी में कहा, तुम नहीं समझोगे, तुम चुप रहो अभी। थोड़ी ही देर में जैन साधु वहां से उठ भाग खड़े हुए। ओशो ने बस यह पूछा कि आप दोबारा जन्म क्यों नहीं लेना चाहते? क्योंकि जैन कुछ नहीं, बस प्रयास है कि दोबारा यहाँ जन्म न हो। जैन की पूरी साइंस दोबारा जन्म होने को रोकने में है। अगर जीना नहीं तो मर क्यों नहीं जाते? आपको आसान तरीका मैं बता सकता हूँ। तो गुस्से में विरोधी होते हुए जैन साधु ने कहा, आत्महत्या एक पाप है। ओशो, कृपा हमें भी बता दीजिए, हमारे अधिकार कौन से हैं फिर? ओशो कैसे यह प्रश्न पूछ पाते थे? क्योंकि वह अनएजुकेटेड थे। नॉलेज आपको चालाक बना देती है। वह केवल बच्चे थे जिसे कोई शिक्षा नहीं थोपी गई थी। उनके नाना भी उसे बहुत प्यार करते थे। उनके नाना रजनीश को राजा कह बुलाते थे।
उस समय पर रजनीश के जन्मदिन पर उसे हाथी पर घुमाया जाता था, जो कि काफ़ी महंगा था। उस समय चांदी के सिक्कों को, पैसों को झोली में भर हाथी के दोनों साइड पर लटकाया जाता और गांव में जाकर पूरे गांव को पैसों से बिखेरा जाता। वह हर एक तरीका अपनाते जिससे ओशो को रॉयल फैमिली का अनुभव होता और कहते, तुम उतना ही गिरा सकते हो जितना तुम्हारे पास है। उन्होंने ही ओशो को देने की कला सिखाई। कुछ समय बाद ओशो के पिता उन्हें अपने पास अपने गांव में बुला लिया। वहां ओशो को स्कूल जाने के लिए स्कूल के बाहर ले जाया गया, पर ओशो को तो स्कूल और जेल में कोई फ़र्क न दिखाई पड़ा। दोनों की दीवारों के रंग भी एक से थे। तो ओशो ने कहा, आप मुझे स्कूल खींच कर ले जा सकते हो, यह मेरा फैसला नहीं, ये आपका फैसला है। आप अपना फैसला मुझ पर थोप सकते हो क्योंकि मैं खाने, रहने, कपड़े पर आप पर ही निर्भर हूँ। तकरीबन 80 साल की थी जब उसकी प्यारी नानी की मृत्यु हुई। उन्होंने ओशो की बहुत मदद, हर एक तरीके से मदद की। वो न होती तो शायद आज ओशो एक शॉपकीपर, डॉक्टर या फिर इंजीनियर होते। नानी के जोर देने पर रजनीश यूनिवर्सिटी में तो जाने के लिए मान गए, पर वह इंजीनियर या डॉक्टर नहीं बनेंगे। उनके भीतर सच को जानने की आग, वह सन्यासी बनना चाहते थे। तो आखिर उन्होंने फिलॉसफी की पढ़ाई शुरू की। सच की तलाश में उन्होंने कोई किताब न छोड़ी। उनका पूरा घर किताबों से भरा रहा। उन्होंने बस यह जानना था, क्या मतलब है इस जिंदगी का, मैं यहाँ आया ही क्यों, कौन हूँ मैं। उन्होंने तय किया कि जब मुझे मेरे सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे, मैं चैन से नहीं रहूँगा, चैन से नहीं बैठ पाऊँगा। उनके भीतर सच को जानने की आग थी, पर सभी घर के लोग कह रहे कि आप डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, क्योंकि भारत में अच्छी इज्जत और पैसा इन नौकरियों से मिलता है। पर ओशो को तो फिलॉसफी की पढ़ाई करनी थी। पर यह बात भी सही, भारत में अगर आप पोस्ट ऑफिस में क्लर्क की नौकरी के लिए 10वीं का कागज लगाएं तो चलेगा, पर फिलॉसफी के टॉप, यूनिवर्सिटी के टॉप में आए 10 गोल्ड मेडल के साथ तो आपको मना कर दिया जाएगा, क्योंकि कोई क्लर्क फिलोसफर नहीं हो सकता। दोबारा सोचने के लिए रजनीश को बोला गया और पूछा, भला तुम फिलोसफी ही क्यों चुनना चाहते हो। रजनीश बोले, भले ही मैं भिखारी क्यों न बन जाऊं, इसमें पैसा तो नहीं, मैं फ़िलोसफी ही पढ़ना चाहूँगा, क्योंकि मैं पूरी ज़िंदगी फ़िलोसफी के विरुद्ध लड़ने में लगा दूँगा। मुझे इसके बारे में सब कुछ जानना है। उनके अंकल ने कहा, जो यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट थे, तो तुम जीने के लिए पैसे की ज़रूरत होगी, एक घर चाहिए होगा, सहारे के लिए परिवार, बच्चे, फैमिली चाहिए होगी। ओशो, मैं कोई घर नहीं बनाने जा रहा, मुझे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं, मैं दुनिया का सबसे गरीब आदमी कहलाना पसंद करूँगा। यूनिवर्सिटी में आकर ओशो ने हर एक क्लास लगाई, पर कभी पोइट्री की क्लास में कदम नहीं लगाया। मास्टर ने पूछा उनसे, तुम बाकी क्लास तो लगा लेते हो, फिर फिलोसफी की क्लास में कदम क्यों नहीं डालते। पलट ओशो ने जवाब दिया, क्योंकि मैं पोइट्री से प्यार करता हूँ, मैं अपने इंटरेस्ट को बनाए रखना चाहता हूँ। मैंने कभी नहीं देखा, पोइट्री मास्टर हमेशा मेरे साथ मॉर्निंग वॉक पर जाते, मैंने उन्हें कभी नहीं देखा वो किसी दरख्त को देखते हुए उसमें डूबे हुए, पंछियों की आवाज़ सुनते हुए, सूरज को उगता देखते हुए। पास में ही एक और यूनिवर्सिटी थी, सागर यूनिवर्सिटी, वो काफ़ी अनोखी यूनिवर्सिटी थी, इन दोनों में ज़्यादा दूरी, फासला नहीं था। तो ग्रेजुएशन होने के बाद जिस व्यक्ति ने सागर यूनिवर्सिटी को बनाया था,
उन्होंने वहाँ पर महान प्रोफेसरों को रखा, तकरीबन दूसरों से तिगनी तनख्वाह पर रखा। उन्होंने पूरी ज़िंदगी में अपना एक पैसा भी गरीबों को नहीं बांटा, किसी चैरिटी में नहीं दिया। जीवन की हर एक दौलत वो अपनी यूनिवर्सिटी में लगाते थे, उसको महान बनाने में। भले ही उसमें 1000 विद्यार्थी थे, पर उन्होंने अपना स्टाफ बनाए रखा। 300 अध्यापक थे वहाँ पर। हर एक 3 बच्चों को पढ़ाने के लिए एक अध्यापक होता था। वो चुन चुन कर अपने विद्यार्थियों को रखते वहाँ पर। तो यूनिवर्सिटी के फाउंडर की आंख ओशो पर पड़ी, क्योंकि रजनीश हर साल उस पर यूनिवर्सिटी में डिबेट कंपटीशन में हिस्सा लिया करते थे और ट्रॉफी जीत ले आए थे। रजनीश मुद्दों को इस तरह देखते जो कोई और न देख पाता, ऐसा प्रभाव देते। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए सागर यूनिवर्सिटी के फाउंडर ने उन्हें खुद बुलाया। एक वर्ल्ड फेमस हिस्टोरियन जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में 20 साल से प्रोफेसर रहे, भारत में आए, उस यूनिवर्सिटी में आए। उस दिन गौतम बुद्धा का जन्मदिन था। उसी दिन गौतम बुद्धा इनलाइटेड हुए थे। तो हिस्टोरियन को वाइस चांसलर बना दिया गया। उन्होंने गौतम बुद्धा के बारे में बोलना था। तो पूरी यूनिवर्सिटी गौतम बुद्धा पर बोले जाने वाले प्रवचन को सुनने के लिए इकट्ठा हुई। हिस्टोरियन, ग्रेट हिस्टोरियन ने गौतम बुद्धा के बारे में बहुत अनोखी बातें लिखी। पूरे भाव से उन्हें बोला, इतना ऐसा बोला कि उनकी आंखों से भी आंसू निकल आए। उन्होंने कहा, अगर मैं गौतम बुद्धा के समय में पैदा होता तो उनके चरणों में पड़ा रहता, उनके कभी पांव न छोड़ता। तो ओशो अपनी आदत से मजबूर उठे और बोले, आप कृपया अपने शब्द वापस ले लीजिए। सभी लोग वहां खड़े ओशो को देखने लगे। हिस्टोरियन बोला, पर क्यों? ओशो ने कहा, क्योंकि आप गलत हैं। आप रमन महर्षि के समय में हो। वह भी समान व्यक्ति और समान इनलाइटेड हैं। मुझे यकीन है कि आप अभी तक इनलाइटेड के बारे में नहीं जानते और न ही गौतम बुद्धा के बारे में। उनकी बात सुन सभी जगह सन्नाटा पड़ गया। वाइस चांसलर खड़े हुए, उन्होंने अपने आंसू पहुँचे और बोले, कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए, शायद मैं गलत हूँ। और उन्होंने रजनीश ओशो को अपने घर पर बुलाया डिस्कशन के लिए। उन्होंने कहा, ओशो तुम सही हो, मैं गौतम बुद्धा को अभी तक न जान पाया, न ही मैं कभी रमन महर्षि को सुना मैंने। तो वह रजनीश ओशो के अच्छे मित्र बने और उनकी उम्र काफ़ी बड़ी थी। रजनीश के दादा के समान उनकी उम्र थी। उन्होंने रजनीश को बोला, मैं एक इनलाइटेड व्यक्ति को ज़रूर सुनना चाहूँगा, उन्हें ढूंढूंगा, जहाँ मुझे जाना पड़े मैं जाऊँगा। मैं उनके पैरों में के पास बैठा उन्हें सुनता रहूँगा। ओशो बोले, चलो बैठो और सुनो फिर। वह बोले, क्या मतलब? ओशो, मुझे देखो, बैठो और सुनो। आप हैरान रह जाओगे। उस दिन के बाद वह हर रोज हॉस्टल में आ रजनीश को सुनने लगे। बाकी सभी विद्यार्थी और अध्यापक भी हैरान, भला ये क्या जादू कर दिया रजनीश ने। पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर वह प्रोफेसर बन गए और जब वे प्रोफेसर बने तो अपनी पहला कदम जब उन्होंने अपनी फिलोसफी क्लास में लगाया तो उन्होंने एक अचंभित चीज़ देखी। एक तरफ लड़कियां बैठ रही हैं और बीच में से 5 खाली डेस्क छोड़ फिर लड़के, इतनी दूरी बनाई रखी है।
ऐसे भला कौन पढ़ता है। आप ऐसा कीजिए, इकट्ठे होकर बैठिए, मिक्स होकर बैठिए। यह सुन बच्चे भी हैरान कि भला आज तक तो ऐसा किसी मास्टर ने न बोला। वो बड़े घबराते घबराते इकट्ठे होकर बैठने लगे। और जब बाकी मास्टरों को पता लगा तो उन्होंने प्रिंसिपल को उन्होंने उनकी शिकायत लगाई कि ये क्या हो रहा है हमारे कॉलेज में। तो वहाँ उठे प्रिंसिपल और बुलाया कि ओशो को बुलाया जाए यहाँ पर। ओशो आए तो प्रिंसिपल के कुछ बोलने से पहले वह बोले, एक बात मुझे अभी क्लियर कर दीजिए। जब आप युवा थे, आप नौजवान थे, अभी तो आपकी उम्र हो चली, जब आप नौजवान थे, अगर उस समय आप बैठ क्लास में क्या सोचते थे? आप ये सोचते थे या नहीं कि दूर बैठी लड़की को थोड़ा सा बुलाया जाए, को थोड़ा छेड़ा जाए? आप अभी मुझे बोल दीजिए, करते थे या नहीं। अगर अभी मुझे जवाब ना मिला तो कल पूरे कॉलेज के सामने आपको मुझसे इस मुद्दे पर बहस करनी होगी। तो प्रिंसिपल हैरान, उनके माथे पर पसीना, और वो बड़ी शांति से बोले, हाँ मैं करता था, मुझे पता है कि मुझे करना क्या है। अगर अगली बार मुझे यहाँ बुलाया जाए तो कृपया तैयार रहिएगा, पब्लिक में मुझसे बहस करनी होगी आपको उस मुद्दे पर। और बाकी प्रोफेसर वहाँ हर दिन उन्हें कोई ना कोई उन पर रिपोर्ट करता, और हर दिन उनकी कोई ना कोई रिपोर्ट आती रहती। तो काफ़ी ढेर लगने के बाद प्रिंसिपल को दोबारा याद आई कि उसे वो बुलाने का तो कोई फ़ायदा नहीं है, मुझे ही जाना पड़ेगा वहाँ पर। जब वो ओशो की क्लास में कदम रखा, जब उन्होंने तो पाया कि फ़िलोसफी की क्लास ऐसी क्लास है जहाँ 5-10 स्टूडेंट से ज़्यादा कोई बच्चा नहीं होता। जब बाकी अध्यापक पढ़ाते हैं तो उनके जो भरी क्लास होती है वो खाली रहती है, और इस क्लास में कोई बच्चा नहीं है होता, पर ये तभी भी पूरी भरी रही। दूसरी क्लास के विद्यार्थी भी उनकी क्लास में उनसे ज्ञान लेने लगे। एक अचंभित बात ये कि उसमें भीड़ तो बहुत रही क्लास में, पर जब ओशो बोलते तो वो पूरी शांत बनाए रखते उसको। ऐसा माहौल देखो, वह खुद ब खुद वापस मुड़ गए और बाकी प्रोफेसरों से बोला, इसमें मेरी कोई गलती नहीं अगर आपकी क्लास में बच्चे नहीं आते। इसमें मेरी कोई गलती नहीं कि सभी बच्चे उस ओशो की क्लास में जाने लगे। आप मुद्दा अपने आप संभालिए ही है। उन्होंने हर एक धर्म के बारे में बोलना शुरू कर दिया। प्रोफेसर से बाहर निकले तो लोगों में जा बोलने लगे। उन्होंने उनके प्रवचन सुनने लोग दूर दूर से आने लगे। उन्होंने हर एक धर्म के बारे में बोला। वह जब सिखों के बारे में बोलते तो सिख समझते यह हमारी कौम के हैं। उन्हें गुरुद्वारे में बुलाने जाने लगा। चाहे वह गॉड मुक्ति के बारे में बोलते, जो भी बड़े बड़े धर्म हैं उनके बारे में बोलते, उनके लिखे शब्दों को बोलते, पर उनके अर्थ थे, वो अर्थ उनके अपने अनुभव थे। क्योंकि वह समझ गए कि लोग ऐसे उन्हें सुनने वाले नहीं हैं। तो हिंदू धर्मी लोगों को समझाने के लिए उन्होंने हिंदुओं पर बोला तो हिंदू आए। उन्हें हिंदुओं के शब्दों से समझाना शुरू किया जिनका अर्थ उनका अपना होता। जितने बड़े वह बनते गए, उनके विरोधी भी बनते गए। उन्हें बहुत से नाम दिए गए। उन्हें सेक्स गुरु कहा जाने लगा, उन्हें अमीरों का गुरु कहा जाने लगा। जिन्होंने उन्हें यह नाम दिया उन्होंने कभी उसे अच्छे से सुना ही नहीं। वो चाहते थे कि भारत में तो यह संदेश फैल रहा है, अब बाहर भी फैलाया जाए। बाहरी मुल्कों में सभी जगह यह मेडिटेशन, यह उनके प्रवचन पहुंचने चाहिए। उन्होंने अपनी सेक्रेटरी को बुलाया
और कहा, इस दुनिया में जो भी सबसे महंगी गाड़ी है उसका पता करो और उसके ढेरों खरीद लो। जब लोगों और बैंकों को यह पता चला तो ओशो को तकरीबन $1 मिलियन चाहिए। तो सभी बैंक अधिकारी उनके पास ऑफिस में आए और उन्हें ऑफ़र देने लगे। सेक्रेटरी भी उलझन में फंसी भी अभी पैसे किससे उठाएं। ओशो 20 सालों से वहाँ भारत में लगातार काम में लगे हुए। हजारों लोगों की उन्होंने ज़िंदगी बदल दी। लाखों लोग उन्हें सुनने आते थे, उनसे कहीं ज़्यादा उनकी किताबें पढ़ते। पर आज तक टाइम्स ऑफ इंडिया ने उनकी एक खबर न छापी। पर जिस दिन उनकी सेक्रेटरी लक्ष्मी ने रोल्स रॉयस कार खरीदी, टाइम्स ऑफ इंडिया में एक बड़ा आर्टिकल छपा। वह ओशो के बारे में नहीं, उनकी कार के बारे में था। लोग दूर दूर से आने लगे जिनका कोई मेडिटेशन से दूर दूर तक कोई नाता न रहा। लक्ष्मी से पूछते, क्या हम कार देख सकते हैं? लक्ष्मी उन्हें बोल देती, आप सुबह के प्रवचन में आ सकते हो, साथ ही कार भी देख सकते हो। वह आते और 90 मिनट प्रवचन सुनते, सिर्फ उस कार को देखने के लिए। अमेरिकन अपने आप को सबसे अमीर देश मानता, पर ओशो ने उनका मजाक बना दिया जब उनके पास 93 रोल्स रॉयस थी। यह जलन लोगों तक नहीं, अमेरिका के राष्ट्रपति तक लगी। पादरी हर रविवार जीसस को भूल जाता, पर 93 रोल्स रॉयस का भूलना उससे मुश्किल हो जाता। यह सिर्फ उन्होंने इंडियन मेडिटेशन स्पिरिचुअलिटी को दुनिया तक पहुंचाने के लिए किया था।